Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. ठीक है, in this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023. Okay, so in previous lectures we have studied from section 1 to section 127 of the भारतीय न्याय संहिता. Okay, so आज वाले lecture में हम start करने वाले हैं बेयर एक्ट रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन से समझना हमारे सेक्शन 128 के बाद वाले प्रावधान. ठीक है, so without wasting a further second मैं start करता हूँ पढ़ाना आपको सेक्शन 128 दैट इज फोर्स. ठीक है, सेक्शन 128 फोर्स. ये जोर क्या होता है अब देखिए. तो जो सेक्शन 128 है उसके ऊपर हमारा मार्जिनल नोट है जो कि बोलता है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट. तो ये हमें बताएंगे जो ये मार्जिनल नोट है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट, ये क्या क्या क्रिमिनल फोर्स मतलब आपराधिक जोर में फॉल करेगा और क्या क्या आपराधिक असोल्ट में मतलब ये असोल्ट मतलब मारा पिटाई इसमें. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 128, 129. ठीक है, 128, 129, सेक्शन 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. ठीक है, तो आज हम सेक्शन 136 तक पढ़ेंगे. ओके, सो सेक्शन 128 टू सेक्शन 136 तक आज हम भारतीय न्याय संहिता के पढ़ने वाले हैं. ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब देखिए मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड में आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 128 जो कि बताता है फोर्स. ये जोर क्या होता है देखिए. अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर. एक व्यक्ति बोला जाता है कि दूसरे व्यक्ति पर जोर दिखा रहा है. इफ ही कॉजेज मोशन, जब वह व्यक्ति मोशन कोज कर देता है मतलब एक एक्टिविटी जिससे मोशन कोज हो जाता है मतलब हरकत कोज कर देता है. चेंज ऑफ मोशन, या फिर एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर मोशन कर रहा है उस व्यक्ति को जोर दिखाकर कुछ उसके मोशन पर चेंज कर दिया मतलब उसके मोशन को बदल करके रख दिया. और सेसेशन ऑफ मोशन टू डेट अदर, या फिर एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति अपना मोशन में चल रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसको उसको क्या कर दिया, सेसेशन कर दिया. उसका मतलब उसको रोक करके रख दिया. तो और किसको, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को. और दूसरा व्यक्ति कौन है, जिसके की मोशन में जिसके की मोशन में कोज हो रहा है. मतलब एक व्यक्ति बैठा है, दूसरे व्यक्ति ने उसको उठा के कुर्सी पे से भगा दिया. तो ये क्या है, ये फोर्स यूज करा. ठीक है, चेंज ऑफ मोशन, एक व्यक्ति चल रहा है तो एक व्यक्ति ने आके पीछे से उसको धक्का दे दिया. तो क्या हुआ, वो आराम से चल रहा था, उसको धक्का दे दिया तो वो तेज थोड़ा मतलब उसको ठोकर लगी और मतलब गिर के धक्का लगा और वो गिर गया. आप देखिए. और सेसेशन ऑफ मोशन, या फिर एक व्यक्ति आराम से चल रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया किसी ने. ठीक है, अब तो चल के दिखा तो उसका मोशन क्या कर दिया, दूसरे व्यक्ति का सेसेशन कर दिया मतलब उसको आगे नहीं चलने दे रहा. आप देखिए. और इफ ही causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body, या फिर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के मोशन को कोज कर रहा है, उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, उसको सेसेशन लाने की कोशिश कर रहा है और एक सब्सटेंस से ला रहा है, कोई धातु की वजह से. मतलब अब तो हमारे जो फॉरवर्ड पार्ट में था वो तो क्या कर रहा है, वो तो अपनी बेयर अपने बॉडी पार्ट से कर रहा है. मतलब एक व्यक्ति अपने आप मतलब अपने बॉडी ऑर्गन से दूसरे व्यक्ति के मोशन को स्टॉप कर रहा है या फिर उसको तेज कर रहा है, फिर उसको सेसेशन कर रहा है. ठीक है, लेकिन अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो मोशन को कोज कर रहा है, मोशन को चेंज कर रहा है, मोशन का सेसेशन कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो वो किसी सब्सटेंस की वजह से कर रहा है. वो सब्सटेंस क्या कर रही है, इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी. एक व्यक्ति एक किसी धातु को दूसरे व्यक्ति के बॉडी के कांटेक्ट में लाता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति का या तो उस व्यक्ति में एक मोशन क्रिएट होता है या फिर उस व्यक्ति में क्या उसका चेंज ऑफ मोशन हो जाता है या फिर उसमें सेसेशन ऑफ मोशन होता है. आप देखिए. और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, उसमें चेंज ऑफ मोशन या कोजेज मोशन या फिर सेसेशन ऑफ मोशन कैसे करता है. एक व्यक्ति ने कुछ, जो विक्टिम बनेगा उसने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो विक्टिम है वो कुछ अपने हाथों में लेके जा रहा है. ठीक है, तो उसको पकड़ लिया. ठीक है, तो मान के चलिए एक विक्टिम ने, जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध हो रहा है, तो एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने विक्टिम को क्या किया, विक्टिम क्या पहन रखा है, मान के चलिए विक्टिम एक लड़की है, विक्टिम ने पहना हुआ है एक मतलब सूट वगैरह पहना हुआ है, सलवार पहनी हुई है और विक्टिम ने जो चुन्नी होती है वो पहनी हुई है. अब एक ऑफेंडर ने क्या किया, लेडी जब वो विक्टिम जा रही थी मतलब रोड पर जा रही थी, तो ऑफेंडर ने क्या किया, ऑफेंडर ने उस लेडी की चुन्नी को पकड़ लिया. अब वो लेडी जो विक्टिम है वो स्टॉप हो चुकी है. तो ये क्या है, तो जो उसने लेडी ने, विक्टिम ने जो वियर कर रखा था, एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया, तो वो भी सेसेशन ऑफ मोशन में फोन कर गया कि उसके जो लेडी मोशन में थी उसके मोशन को रोक दिया गया. ठीक है. और कैरिंग, या फिर कोई विक्टिम कुछ कैरी कर रहा है,
तो जिसकी वजह से एक जो ऑफेंडर है वो जो जो विक्टिम जो कैरी कर रहा है उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से या तो मोशन मतलब मोशन कोज होता है, ठीक है, या तो मतलब एक एक ऑफेंडर विक्टिम ने कुछ कैरी कर रखा है, मान के चलो विक्टिम ने एक पर्स कैरी कर रखा है, ठीक है, तो क्या करता है एक ऑफेंडर विक्टिम के पर्स को पकड़ लेता है। तो अब क्या किया, तो जो विक्टिम कैरी कर रहा था उसके पर्स को पकड़ लिया, तो जो विक्टिम है वो आगे नहीं जा पा रहा, तो क्या किया उसने, सेसेशन ऑफ मोशन किया। या क्या होता है, एक ऑफेंडर एक विक्टिम ने पर्स कैरी किया हुआ, जो लेडी का हैंडबैग होता है वो हैंडबैग, अरे हैंडबैग कह रहा, सॉरी सॉरी, हैंड बैग, ठीक है, वो कैरी किया हुआ है, और जो एक ऑफेंडर है वो विक्टिम के हैंड बैग को लेकर खींच खींच रहा है, मतलब ठीक है, चोरी भी नहीं करना चाहता, बस खींच रहा है ताकि ये इस साइड चल दे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो चेंज ऑफ मोशन किया उस ऑफेंडर ने। अब देखिए, और भी एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कांटेक्ट अफेक्ट्स दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग, या फिर कोई भी अन्य वस्तु की वजह से, कोई अन्य सब्सटेंस भी नहीं है, रेजिडुअरी एंट्री हमारे लेजिस्लेचर ने खोल दी, या कोई भी एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कांटेक्ट अफेक्ट्स दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग, कि कोई भी एक ऑफेंडर कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से जो दूसरा व्यक्ति है ना उसको सेंस ऑफ फीलिंग आ जाए कि भाई अब तेरे को हिलना ही पड़ेगा, तो क्या कहा जाएगा, तो वो फोर्स कहा जाएगा। अब आगे देखिए सेक्शन 128 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द पर्सन कोजिंग द मोशन, तो बताया गया जो व्यक्ति मोशन कोज कर रहा है, मतलब मोशन का परिणाम कोज कर रहा है, और चेंज ऑफ मोशन या मतलब चेंज ऑफ मोशन कर रहा है, और सेसेशन ऑफ मोशन, या फिर मोशन मतलब कंटिन्यूस था उसको रोक रहा है, causes that motion, change of motion और cessation of motion in one of the following three ways namely, तो ये जो तीनों तरीके दिए गए ना, अगर एक ऑफेंडर ने इन तीनों तरीके में से किसी भी एक का इस्तेमाल किया है ना तो ही फोर्स बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ए, बाई हिज ओन बॉडीली पावर, तो एक ऑफेंडर अपनी खुद की शारीरिक शक्ति लगा रहा है, शारीरिक जान लगा रहा है, ताकि मोशन कोज हो सके, या फिर चेंज ऑफ मोशन हो सके, या फिर सेसेशन ऑफ मोशन हो सके, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी पावर से ऑफेंडर अपनी बॉडी पावर से एक विक्टिम को रोक रहा है, ठीक है, या एक विक्टिम को चला रहा है, या एक विक्टिम को उसको चलने से क्या कर रहा है वो चल रहा है उसको बहुत तेज चलवा रहा है, ठीक है। बी, बट डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन और change or cessation of motion take place without any further act on his part or on the part of any other person, या फिर एक जो ऑफेंडर है वो एक सब्सटेंस को इस तरीके से डिस्पोज कर देता है कि भाई कि क्या होना पड़ेगा, कि एक व्यक्ति को चलना ही पड़ेगा, या एक व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, या एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो चल रहा है लेकिन उसको और तेज चलना पड़ेगा और तेज भागना पड़ेगा, मतलब एक व्यक्ति ने एक ऐसी सब्सटेंस को ऐसे इस तरीके से सेट कर दिया है कि अब वो सब्सटेंस ही आगे का काम करेगी, वो सब्सटेंस की वजह से एक व्यक्ति में मोशन क्रिएट होगा, मोशन कोज होगा, फिर चेंज ऑफ मोशन होगा, फिर सेसेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। आगे मतलब उसने सब्सटेंस का सेट कर दिया इस तरीके से मैनर में, अब उसका कोई काम नहीं है, बस सब्सटेंस अपना काम करेगी। अब सी, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, तो एक व्यक्ति जो कि ऑफेंडर है वो एक एनिमल को, एक जानवर को इंड्यूस करता है, मतलब बहलाता है फुसलाता है। कैसे जानवर कैसे इंड्यूस हो सकते हैं कि भाई उनको कोई खाने की चीज फेंक रहा है, कुत्ते को हड्डी फेंक रहा है, ठीक है, भैंस गाय को चूरा फेंक रहा है, तूड़ा फेंक रहा है, हरी घास फेंक रहा है, और देखिए टू चेंज इट्स मोशन और सीज टू मूव, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने क्या किया, एक एनिमल को मूव कराया और उस एनिमल को इंड्यूस करके, भला फुसला के, मतलब इन तरीकों से खाना उना फेंक कर, जैसे कुत्ते को आप हड्डी फेंक दोगे ना तो 100% चाहे वो मालिक का कितने वफादार हो 100% आपके पास आएगा वो। देखिए, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, तो एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो इंड्यूस कर रहा है एक जानवर को मूव हो जाए, वो जानवर टू चेंज इट्स मोशन, और जानवर मूव होके क्या करे भाई, अपना जो जिस मोशन में था वो, मतलब बैठा था सिटिंग पोजीशन में था, अब वो खड़ा होकर चलने लग जाए, और टू सीज टू मूव, या फिर एक जानवर चल रहा है उसको एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने उसको चलने से रोक दिया। वो चलने से कैसे रोक दिया, अब एक मान के चलिए जो ये गाय का झुंड नहीं होता भाई, हम जाते रहते हैं रोड्स पर तो बहुत गायों का झुंड जाता रहता है, काउस का झुंड, जो कि राजस्थान से काऊ आती है हरियाणा में घास वगैरह चरने, मतलब वहां भाई राजस्थान में तो गर्मियों में बहुत वो हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वहां तो घास वगैरह देखने को भी नहीं मिलती है, वो हरियाणा में आ जाती है कि भाई जो ये खेतों में जो हरा उरा उगता है ना इनको खा लेती है वो, ठीक है। तो क्या होता है, मान के चलिए वो हुआ, एक ऑफेंडर आया और वो गाय की भीड़ में से अपना अपना यूं लगा लीजिए टेम्पो निकाल रहा है, अब गाय की भीड़ में से अपना टेम्पो निकाल रहा है, तो ऑफेंडर को क्या हुआ, ऑफेंडर ने अपना टेम्पो साइड में रोका, कम से कम यूं लगा लो 1000 गाय चल रही है एक ग्वाले की, तो उस ऑफेंडर ने क्या किया, अपना
टेम्पू साइड में लगाया, टेम्पू का पीछे वाला जो बैक हिस्सा होता है वो खोला, ठीक है। और और क्या किया, साइड में बहुत सारी घास वगैरह रखी थी साइड में भाई, कोई जो एक हल बिनोले होते जो गाय वगैरह खाती है ये रखा था, ठीक है। जो ये दलिया उलिया होते हैं गाय खाती है ये रखा था अपने टेम्पू के अंदर, मतलब उसने पेटी में वो भर दिया और एक गाय को इंड्यूस कर दिया कि वो उस टेम्पू में चढ़ जाए। और वो गाय ऐसा देख के उस सब्सटेंस जैसे उसने देखी गाय ने वो भाई दलिया वगैरह खल वगैरह उस टेम्पो के अंदर मतलब एक डब्बे में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो गाय उस टेम्पो में चढ़ गई और वो जो पैसेंजर है, सॉरी वो जो ऑफेंडर है वो टेम्पो को लेके चलता बना। तो क्या किया, तो उसने चेंज ऑफ मोशन तो करवाया गाय का, पर कैसे कराया, इंड्यूस कराया जानवर को, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक व्यक्ति को चोरी करनी है किसी घर में, पर वो व्यक्ति जब तक चोरी नहीं कर सकता घर में, जब तक कि एक उस घर में एक डॉगी है बहुत ही खतरनाक, मान के चलते हैं पिटबुल है, ठीक है। और वो किसी भी चोर को रात को फड़कने भी नहीं देता, किसी व्यक्ति को भी, गेट पे भी जो आ जाए उस पर टूट के पड़ता है। तो क्या हुआ, चोर ने क्या किया, चोर लाया एक मार्केट से 1 किलो की मीट का टुकड़ा। चोर ने अब गेट से धीरे धीरे करके मीट का टुकड़े फेंकने चालू कर दिए छोटे छोटे पीस में, ठीक है। अब कुत्ता उन मीट के टुकड़ों में बिजी, कुत्ता उन मीट के टुकड़ों में बिजी, और चोर अंदर जाके चोरी कर ली। तो अब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने क्या किया, चोर ने फोर्स क्रिएट किया, और कैसे किया, एक जानवर को इंड्यूस किया, ठीक है, कि वो अपना मोशन बदले। वो अब जो जो डॉगी था, जो पिटबुल था, वो बैठा हुआ था रात को सिक्योरिटी कर रहा था, ठीक है। अब भाई कोई आएगा तभी तो उठ के उसके ऊपर भौ भौ करेगा। तो चोर ने क्या किया, अपने माइंड लगाकर उसको पहले मीट खिलाई, टुकड़ा ये हड्डी उड्डी का टुकड़ा फेंका, इसलिए वो डॉगी उठकर उस फूड की तरफ चला गया, ठीक है, खाने के लिए। और अब चोर ने क्या किया, अब चोर मानो कि चोर, अब ये मान के चलो कि चोर चोरी भी नहीं करने आया था, चोर बस चोर की इंटेंशन थी कि उस कुत्ते को चोरी कर लेगा। वो कुत्ता कम से कम मान के चलो 5 लाख रुपए का है, इंपोर्टेड है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही चोर ने उस एक बढ़िया घर के कुत्ते को मीट वगैरह फेंकी, तो कुत्ता तो भाई मीट को खाने लग गया। और अब कुत्ते को क्या पता कि ये मेरे को चोरी करने आया है। अब तो चोर के पीछे पीछे कुत्ता हो लिया डॉगी को लेके भाई चोर अपने घर पे। तो ये क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, एक ऑफेंडर ने क्या किया, उस जानवर को इंड्यूस किया कि वो जिस जगह पर है उस जगह को बदले, मतलब उसमें मोशन क्रिएट करे, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 128, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा है। इसमें बस आप अंडरलाइन कर लीजिए, बस एक व्यक्ति कहा जाता है कि प्रयोग कर रहा है जोर का, फोर्स का, जब वो यह चीजें करता है, कौन सी, मोशन क्रिएट करता है, ठीक है, चेंज ऑफ मोशन करता है, सेसेशन ऑफ मोशन करता है, ठीक है, सब्सटेंस से करता है, ठीक है, वियरिंग और कैरिंग से करता है, ठीक है। और ये जो 3 तरीके हैं ना, जो मैंने क्लोज ए बी सी में पढ़ा है, इन तीनों तरीके में किसी भी एक तरीके से एक व्यक्ति जोर, मतलब इन इन तरीकों को अपनाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में या दूसरे एक जानवर में मोशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो वो बनेगा फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 128 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 129 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि बताता है क्रिमिनल फोर्स। अब ये आपराधिक गुस्सा क्या होता है, एक आपराधिक जोर क्या होता है, फोर्स, आपराधिक जोर। अब सेक्शन 129 में आपराधिक जोर दे रखा है कि भाई क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। ऊपर तो सेक्शन 128 में एक सिंपल फोर्स था कि भाई जोर क्या होता है, ठीक है, धक्का क्या होता है, फोर्स, ठीक है। और सेक्शन 129 में क्रिमिनल फोर्स, तो सेक्शन 129 के सबसे ज्यादा केस मिलते हैं, इस क्रिमिनल फोर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 129 की बॉडी, जो कि बताती है whoever intentionally uses force to any person। अब जो कोई भी इरादन पूर्वक एक व्यक्ति पर जोर इस्तेमाल करता है, तो इसमें इंटेंशन आ गई, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। तो इंटेंशन को हम अंडरलाइन कर लेंगे और इंटेंशन में लिख लेंगे मेंसरिया, ठीक है। तो सेक्शन 129 की बॉडी पढ़ रहा हूं, दोबारा से देखिए, whoever intentionally uses force to any person, तो जो कोई भी इरादन पूर्वक एक व्यक्ति पर जोर इस्तेमाल करता है, ठीक है, मतलब जोर दिखाता है एक व्यक्ति को। अब देखिए, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जोर दिखा रहा है, और कैसे दिखा रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोई सहमति नहीं है कि उस पर कोई जोर धक्का जबरदस्ती दिखाए। अब देखिए, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जोर दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है, ठीक है, और जिस पर दिखाया जा रहा है, जिस विक्टिम पर दिखाया जा रहा है, उसकी कोई सहमति नहीं है कि उस पर जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की दिखाई जाए। अब देखिए, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और जो ऑफेंडर है वो एक अपराध करना चाहता है जब भी फोर्स दिखा रहा है। और देखिए, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस टू द पर्सन टू whom the force is used is said to use criminal force to that other। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या कह रहा है, इंटेंडिंग और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज, और जो इरादन पूर्वक एक व्यक्ति जोर दिखा रहा था एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि उस दूसरे व्यक्ति की बिना कोई सहमति के बगैर, ठीक है, और बस उसको एक अपराध करना था, और उसकी इंटेंशन क्या है ऑफेंडर की,
बाय यूज ऑफ सच फोर्स, की एक जोर धक्का जबरदस्ती, ठीक है, धक्का जोर दिखाकर मैं क्या करूंगा, टू कोज कुछ नतीजा कुछ परिणाम क्रिएट करूंगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली डेट बाय यूज ऑफ सच फोर्स, उसको नॉलेज है, ठीक है, तो इंटेंशन भी आ गई हमारे लेटर पार्ट में और नॉलेज भी आ गई, ठीक है, या फिर उसको जो नॉलेज है जानकारी है कि वो जो जो वो एक्ट कर रहा है, जो वो एक ऑफेंडर कार्य कर रहा है, उससे एक व्यक्ति को क्या होगा, ही विल कॉज इंजरी, तो दूसरे व्यक्ति को विक्टिम को इंजरी हानि होगी, फियर डर लगेगा, और एनोयंस या फिर उसको क्या होगा, वो अपने आप को वियर्ड, एनोय मतलब वो अपने आप को कुछ ऐसी सिचुएशन फील करेगा कि वो बहुत ही एनोय मतलब वो परेशान से हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो ठीक है, तो ये हमारा इंजरी फियर और एनोयंस है इसमें एक्टर सीरियस, ठीक है, टू द पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज्ड, और एक जो ऑफेंडर है वो उस इंटेंशन पूर्वक या फिर नॉलेज पूर्वक क्या कार्य करता है, ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि मैं एक व्यक्ति को इंजरी फियर या एनोय करके ही छोड़ूंगा, या फिर इसको नॉलेज है कि मैं एक ऐसा एक्ट कर एक ऑफेंडर को नॉलेज है, जानकारी है कि मैं एक ऐसा एक्ट कर जिस व्यक्ति के ऊपर मैं फोर्स यूज कर रहा हूं ना, उसको उसको इंजरी फियर या एनोयंस पहुंच सकता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, टू द पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज इज सेट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू डेट, तो कहा जाएगा अब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 129 की बॉडी, जो कि मैंने आपको क्रिमिनल फोर्स पढ़ाया, सेक्शन 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जहां भी आपको वर्ड दिख जाए, कौन सा वर्ड दिख जाए, इंजरी फियर और अनोयंस करने के लिए अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऊपर फोर्स जोर धक्का मुक्की इस्तेमाल की थी, और बस यह करने के लिए कि उसको हानि पहुंचे, ठीक है, या फिर उसको फियर डर लगे, या फिर उसको एनोयंस उसको फ्रस्ट्रेशन हो, ठीक है, तो कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 129, हम इसके इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं, ठीक है, उससे हमें समझ में आएगा और फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए, जेड इज सिटिंग इन अ मूर्ड बोट ऑन अ रिवर, ठीक है, तो जेड बैठा है एक बोट में बैठा, ठीक है, और वो बोट नदी में खड़ी हुई है। अब देखिए ए अनफासन द मूरिंग्स, मतलब जेड जो बोट में बैठा है वो एक बंधी हुई बोट में, जो जो इस पे जो समुद्री तट पे जहाजों के लिए जो स्टैंड होते हैं ना, उस पर बंधी हुई है एक बोट, और जेड उस बोट में बैठा। देखिए ए अनफासन द मूरिंग, तो ए आता है एक, और उस जो जिस बोट में जेड बैठा है ना, उसको अनफासन, उसको उसकी रस्सी को खोल देता। अब देखिए एंड दस इंटेंशनली कॉजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम्स, और ए जो बोट को खोलता है उसकी क्या इंटेंशन है कि अब ये बोट जिसमें जेड बैठा है ना, ये आगे बह जाएगी, और आगे एक वो है मतलब एक झरना सा है, उस झरने से में बोट नीचे बह जाएगी। अब देखिए हेयर ए इंटेंशनली कॉजेज मोशन टू जेड, तो यहाँ ए ने स्वयं इच्छा से जानबूझकर इरादन पूर्वक क्या किया, मोशन क्रिएट किया जेड में, ठीक है। अब जेड में तो उसको जेड ने तो उसको धक्का नहीं मारा, पर उसने रस्सियों को खोलकर जेड जिस बोट में बैठा उसको तो हिलाया। तो देखिए एंड इट डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंसेस इन सच अ मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी अदर एक्शन और एनी पर्सन्स पार्ट, और ए ने यह काम कैसे किया, जो जेड के मूविंग में जो अफेक्ट किया, एक सब्सटेंस से किया। एक सब्सटेंस क्या किया भाई, रस्सी को खोल दी जिसमें जेड बैठा था, एक बोट की रस्सी को खोल दी जिसमें जेड बैठा था, और अब वो और कुछ उसको एक्टिविटी नहीं करनी, अब मोशन क्रिएट हो गया है। अब एंड रिजल्ट क्या लिख रहेगा, वो जो जो स्ट्रीम है, जो जो ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम है, उसमें वो बोट जाकर गिर जाएगी। अब देखिए क्या होगा, ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड, तो यहाँ ए ने इंटेंशन पूर्वक, ठीक है, इरादन पूर्वक फोर्स जोर इस्तेमाल किया है किसके ऊपर, जेड के ऊपर। एंड इफ ही हैज डन सो विदाउट जेड कंसेंट, और अगर ये कार्य ए ने जेड की बिना सहमति के किया है, तो अब देखिए इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और एक की इंटेंशन क्या थी, ए को एक अपराध कमिट करना था, तो और जेड की कोई सहमति नहीं थी, ताकि ए ने जेड की जो जिस बोर्ड में जेड बैठा उसका रास्ता खोल दिया। अब देखिए और इंटेंडिंग और नोइंग दैट इट इज लाइकली it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z। अगर यहाँ A ने जो Z की बोट का रास्ता खोला था, अगर A ने ये Z की बिना सहमति के किया है, तो क्या होगा, और A के पार्ट पे इंटेंशन भी थी और नॉलेज भी थी कि मैं इस एक्ट से क्या कर दूंगा, Z के अंदर इंजरी मतलब Z को एक चोट दे दूंगा, या फिर Z के अंदर डर भर दूंगा, या फिर Z को फ्रस्ट्रेट एनोय कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध और कर दिया है, ठीक है, फोर्स कोई अपराध नहीं होता, अपराध होता है कौन से वाला, फोर्स भी अपराध होता, पर ये फिर उसने कर दिया क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, फोर्स की सजा थोड़ी अलग मिलेगी और क्रिमिनल फोर्स की सजा थोड़ी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे इलस्ट्रेशन है, जो कि हमें समझ में आ जाता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो सब्सटेंस के यूज के ऊपर की, कि भाई अब जेड जिस बोट में बैठा था, अब ए ने जाके जेड को उठाकर धक्का नहीं मारा,
तो जेड जिस बोट में बैठा था उस, और वो बोट बंधी हुई थी एक समुद्री तट पर, ठीक है। तो इन्हें क्या किया, बस उस बोट के रस्सों को खोल दिया और उस बोट को वो वही जो समुद्र जो पानी का बहाव होता है उसके थ्रू बोट बहने लग गई। तो क्या हुआ, तो यह तो था कि भाई उसने फोर्स यूज कर दिया। अब अगर जेड की कोई कंसेंट नहीं थी कि हाँ उसकी रस्सी, बोट की रस्सी एक खोले, तो यहाँ ए ने क्रिमिनल फोर्स का भी इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन ए, जिससे कि हमें समझ में आ गया इलस्ट्रेशन ए से कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन, तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 129 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इसकी और भी हमारी इलस्ट्रेशन हैं पूरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक इलस्ट्रेशन है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काम आएंगी, ये आ सकती है पेपर में। अब देखिए सेक्शन 130, अब सेक्शन 130 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता में बता रखा असोल्ट, अभी हमला क्या होता है, तो सेक्शन 130 बता रखा। अब देखिए, तो असोल्ट को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार इंडेक्स बेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताती है, मैं पानी पी लेता हूँ भाइयों बहनों। सेक्शन 130 असोल्ट क्या बताता है, देखिए सेक्शन 130 असोल्ट है मतलब हमला करना, तो मैं सेक्शन 130 असोल्ट की बॉडी पढ़ रहा हूं। देखिए, whoever makes any gesture, तो जो कोई भी कोई जेस्चर मतलब कोई जेस्चर, कोई इशारेबाजी करता है, देखिए, और एनी प्रिपरेशन, जेस्चर मतलब जो कोई भी, अब जो कोई में whoever में कौन आता है, मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर, तो देखिए whoever makes any gesture, तो जो कोई भी क्या करता है, कोई भी जेस्चर बनाता है, ठीक है। अब जेस्चर क्या होता है भाई, जेस्चर से क्या होता है, जेस्चर ये सारे जेस्चर, तो मैं एक व्यक्ति के आगे ऐसे मुक्का घुमा रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति के आगे ऐसे अपनी बाजुओं को ऐसे कर रहा हूँ, और मैं ऐसे कर रहा हूँ, और उसको, उस व्यक्ति को क्या कर रहा हूं, अब देखिए आगे, whoever makes any gesture और any preparation intending, या कोई भी तैयारी कर लेता है एक व्यक्ति, ठीक है, और वो तैयारी, वो प्रिपरेशन इंटेंशन पूर्वक, इरादन पूर्वक करता है, क्या करने के लिए, और knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who make that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। तो ये देखिए, तो जो कोई भी एक जेस्चर, मतलब जो कोई भी एक जेस्चर क्रिएट करता है, या जो कोई भी एक प्रिपरेशन, ठीक है, जो कोई भी एक प्रिपरेशन तैयारी कर लेता है और इंटेंशन पूर्वक, क्या उसका इरादा है, ठीक है, इंटेंशन भी है मेंस और नॉलेज भी है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस भी है, और सेकंड स्टेज ऑफ मेंस भी किया, कि मैं ऐसा जेस्चर करके क्या करूंगा, to apprehend that he who make that gesture or preparation is about to use criminal force, कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर, जिसके लिए मैं जेस्चर बना रहा हूं, ठीक है, कोई जेस्चर बना रहा हूं या कोई प्रिपरेशन कर रहा हूं, कि क्या होगा, उस दूसरे व्यक्ति को एप्रीहेंशन, डर लगेगा कि अभी उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। दोबारा पढ़ता है सेक्शन 130 की बॉडी, ठीक है। whoever makes any gesture, तो जो कोई भी, ठीक है, कोई जेस्चर बनाता है, और एनी प्रिपरेशन, या जो कोई भी कोई प्रिपरेशन करता है, इंटेंडिंग और नोइंग, ठीक है, इंटेंशन पूर्वक, इरादन पूर्वक, मतलब उसको इंटेंशन है कि इस जेस्चर से एक व्यक्ति को डर मैं देकर ही रहूंगा, और नॉलेज, या फिर उस व्यक्ति को, ऑफेंडर को नॉलेज है, जानकारी है कि मैं जो जेस्चर या प्रिपरेशन कर रहा हूं, इससे विक्टिम को क्या होगा, जानकारी आ जाएगी कि अभी उसके ऊपर क्या होने वाला है। इट इज लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन, कि ये जेस्चर और ये प्रिपरेशन जो एक ऑफेंडर बना रहा है, विल कॉज एनी पर्सन, तो एक व्यक्ति जिसके लिए वो एक ऑफेंडर जेस्चर और प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो क्या कोज करेगी, वो जेस्चर और प्रिपरेशन एक व्यक्ति के लिए, एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, एक व्यक्ति जो कि एक दूसरे व्यक्ति को, ऑफेंडर को देख रहा है, कि एक विक्टिम ऑफेंडर को देख रहा है कि जो ये ऑफेंडर, ठीक है, जेस्चर या प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो अभी मेरे ऊपर क्या, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर इस्तेमाल करने वाला, तो एक विक्टिम को डर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस सेट टू कमिट एन असोल्ट, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने असोल्ट क्रिएट कर दिया। अब मान के चलिए मैं एक हॉस्पिटल पे बैठा हूं, मैं हॉस्पिटल में क्या है, मैं मान के चलिए मैं एक जनरल फिजिशियन के क्लिनिक पे बैठा हूं, मेरे को बुखार हुआ पड़ा है, तो मेरे को भाई बहुत तेज बुखार है। अब लेकिन क्या होता है, मेरे से पहले एक और पेशेंट आ जाता है जो कि अपॉइंटमेंट से आया है, और तो क्या होता है, उसको पहले जाने के लिए परमिट कर देते हैं वो रिसेप्शन स्टाफ वाले, ठीक है, कि भाई जो अगला पेशेंट अब अंदर है वो जाएगा तो ये जाएंगे, आप नहीं जाओगे, मेरे को ये बोल दिया उस रिसेप्शन स्टाफ वाले ने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेके आता है वो भी मेरे सामने बैठा है, तो मैं उसको ऐसे उसकी तरफ ऐसे मुक्का तान रहा हूँ,
उसकी तरफ ऐसे मुक्का तान रहा हूँ, उसकी आंखों में ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, और उसको उसको नहीं, उस रिसेप्शन वाले की तरफ भी ऐसे मैं मुक्के से ऐसे कर रहा हूँ। तो इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या मेरे हाथ में बल आ गया है, क्या मेरे हाथ में बल आ गया है, मैं अपने हाथ को मतलब एक्टिव कर रहा हूँ क्या करने के लिए, कि भाई आगे जाके मेरा बीपी चेक होगा उसमें डॉक्टर के क्लिनिक में। नहीं, मैं उस व्यक्ति को जो अपॉइंटमेंट लेके आया था उसके उससे पहले मेरा नंबर था और वो आ गया तो उसका नंबर अब आएगा मेरे से पहले, तो मैं उसको डरा रहा हूं, मैं उसको डरा रहा हूं, ठीक है। और मैं इंटेंशन पाले होगी क्या से डरा रहा हूं, हाथ ऐसे करके, और अंदर ही अंदर सोच रहा हूं कि ये बाहर जाएगा और इसकी कुटाई करूंगा, इसकी कुटाई करूंगा, ठीक है। अब अगले व्यक्ति जो कि अपॉइंटमेंट लेके पहले जाने वाला है मेरे से, जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, वो व्यक्ति को डर लग रहा है कि भाई ये पेशेंट तो 20 मिनट से पहले मेरे को, मतलब मेरे से बहुत पहले से बैठा था, इसका नंबर था, मैं आ गया तो मेरा नंबर है, और ये मेरे को मुक्का दिखा रहा है, तो अब ये मेरी धुलाई करेगा। तो क्या हुआ, सीधा का सीधा मैंने वहीं बैठे बैठे इसमें असोल्ट कर दिया। मैंने सीधा का सीधा असोल्ट का एक अपराध, मतलब जो असोल्ट में परिभाषित जो एक वो है अपराध है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये था असोल्ट जो कि समझाना। या फिर मैं क्या करता हूं, इसी एग्जांपल में मैं उसको जो पेशेंट है उसको मुक्का नहीं दिखाता, मैं बाहर जाके जो क्लिनिक के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है उसमें से एक बेसबॉल का डंडा निकाल के ले आता हूँ, और बेसबॉल का डंडा निकाल के उस क्लिनिक में ऐसे लेके बैठ जाता हूँ और उसको ऐसे बजाता हूँ और इंटेंशन पूर्वक कि जो मैं इस बेसबॉल के डंडे को ऐसे बजा रहा हूँ, तो ये जो पेशेंट मेरे मतलब मेरे से पहले जाने वाला है, मैं पहले बैठा था क्लिनिक में, वो अपॉइंटमेंट लेके आया, वो जाने वाला है, अब वो उस बेसबॉल के डंडे से डर रहा है, और मेरी भी इंटेंशन है कि ये व्यक्ति डरे, ठीक है, ये व्यक्ति महसूस करे कि इसकी धुलाई होने वाली है, इसके ऊपर एक आपराधिक जोर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो उसी समय मैंने क्या कर दिया, मैंने असोल्ट का अपराध वहां पे कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 130 की बॉडी। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो कि ओवर असोल्ट को क्लियर कर देगी। इसकी स्पष्टीकरण हम पढ़ते, देखिए, मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट। अब सिर्फ ये मियर वर्ड्स, जो सिर्फ मुंह से बोले हुए कुछ श्रेणी के जो शब्द हैं, वो असोल्ट हमला, मतलब हमले होने की संभावना क्रिएट नहीं करते, ठीक है, वो हमला होने की संभावना क्रिएट नहीं करते, ठीक है। देखिए, बट द वर्ड्स व्हिच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोस जेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असोल्ट। तो जो शब्द एक व्यक्ति के मुख से निकले और उस व्यक्ति के मुख से निकले हुए शब्द उसके बॉडी एक्शंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो असोल्ट बन सकता है भाइयों, तो असोल्ट बन सकता है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में क्या होता है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया है डॉक्टर क्लिनिक वाला, कि मैं भाई डॉक्टर क्लिनिक पे बैठा हुआ हूं, मेरे को बहुत तेज बुखार है, मैं उसके क्लिनिक पे दवाई लेने गया, और मैं 20 मिनट से बैठा हूं, मेरा नंबर आने वाला है, इससे उससे पहले एक पेशेंट और आ जाता है जिसने अपॉइंटमेंट लिया हुआ, उसका नंबर मेरे से पहले आएगा। तो मेरे को इंटेंशन आ जाती है कि यार मैं इतनी देर से बीमार बैठा हूं, मैंने सब कुछ अपनी पर्ची सब कुछ कटवाई हुई है, ओपीडी स्लिप वगैरह, मेरा नंबर था, अब ये व्यक्ति जाएगा। अब तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरा फोन निकालता हूं और मैं ये कहता हूं भाई ये अपॉइंटमेंट, मैं फोन निकालता हूं और ऐसे ही इंटेंशन पूर्वक क्या करता हूं, वो व्यक्ति भी सुन रहा है जो जिसने अपॉइंटमेंट लिया था वो जाने वाला है, मैं फोन निकालता हूं और ऐसे मैं एक फेक कॉल करता हूं, क्या करता हूं, या फिर अपने फ्रेंड को कॉल कर देता हूं, तो क्या कहता हूं, हेलो यार मैं ऐसे एक हॉस्पिटल में बैठा था, और 20 मिनट से बैठा था एक बार, और मेरा नंबर आने वाला था, पर एक पेशेंट है ना जिसने अपॉइंटमेंट लिया था वो मेरे से पहले आ गया, अब मैं उसकी है ना दही तोड़ूंगा और तुम भी आ जाओ उसकी दही तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं मियर वर्ड्स बोल रहा हूँ। अब उस पेशेंट की, अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट की दही तोड़ेंगे, शरीर को तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया कि आ जाओ भाई उस क्लिनिक के बाहर आ जाओ, उसकी शरीर को तोड़ेंगे, उसको मतलब पीटेंगे। तो क्या हुआ, यहीं क्या बन गया, असोल्ट बन गया यहीं की यहीं, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। और अगर मैं बस ये कहता हूँ, मैं उससे ये कहता हूँ, उस व्यक्ति से बस मैं ये कहता हूँ, अरे भाई ये क्या अपॉइंटमेंट वगैरह का सिस्टम है, तो तुम मेरी तबीयत नहीं देख रहे, मेरी इतनी खराब तबीयत है, तुम यहीं बैठे रहो थोड़ी देर, मैं जाऊंगा पहले, तुम यहीं बैठे रहो। तो ये क्या हुआ, वो व्यक्ति जाके असोल्ट, मेरे ऊपर असोल्ट नहीं लगवा सकता, ये मियर वर्ड्स हैं, बस मैंने कुछ शब्द ही तो बोले हैं। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे भाई तू यहीं बैठा रही हो, वहां मत जाइयो, मैं जाऊंगा तेरे से पहले, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ 20 मिनट से बैठा। तो ये असोल्ट नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का फॉरवर्ड पार्ट क्लियर करता है, मियर वर्ड्स असोल्ट नहीं बन सकते। अगर मियर वर्ड्स के साथ साथ बॉडी एक्शंस भी सपोर्ट कर रहे हैं मियर वर्ड्स को, तो असोल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें हम मार्क कर लेते हैं, मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट, बट के आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो वर्ड्स हैं जो एक व्यक्ति द्वारा यूज हो रहे, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो
वो जो जेस्चर्स है और वो प्रिपरेशन है, क्यों ऐसा मतलब दे रही है कि उस जेस्चर को और प्रिपरेशन को सपोर्ट कर दे तो वो असोल्ट बन सकता है, ठीक है। तो हम बट के बाद वाली भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। मे यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर्स जेस्चर्स और प्रिपरेशन सच आ मीनिंग, तो सच आ मीनिंग इसमें बहुत की वर्ड है, ठीक है, सेक्शन 130 के एक्सप्लेनेशन में। तो ये मैंने आपको समझाया सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता असोल्ट, ठीक है। तो इसमें असोल्ट में मतलब एक्चुअल में एक व्यक्ति को संभावना हो जाती है, मतलब जो विक्टिम है उसको संभावना हो जाती है कि अब जो ये व्यक्ति मेरे ऊपर जेस्चर मतलब दिखा रहा है मेरे को, या फिर ये कोई प्रिपरेशन कर रहा है, ये मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने ही वाला है। मतलब अभी मेरे ऊपर ये क्या आपराधिक आपराधिक जोर आपराधिक मतलब मुख्य आपराधिक जो जोर है उसको क्या करने वाला है, उसको क्या करने वाला अभी दिखाने वाला है। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा। और क्रिमिनल फोर्स हमने पढ़ ही लिया था कि कोई व्यक्ति इंटेंशन और नॉलेज पूर्वक एक व्यक्ति के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करता है, और उस फोर्स से वो क्या करना चाहता है, एक व्यक्ति को इंजरी कोज करना चाहता है, एक व्यक्ति को फियर में डालना चाहता है, और एक व्यक्ति को क्या करना चाहता है, जल्दी बताइए, इंजरी फियर और एनओए करना चाहता है, एनओएंस क्रिएट करना चाहता है। तो हमारे सेक्शन 130 में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो मैं उस एग्जांपल में वो जो अपने एक जेस्चर से उस पेशेंट को जो अपॉइंटमेंट लेके आया था उसको, वो जाने वाला अस्पताल में, मैं उसको मुक्का दिखा रहा हूं, तो मैं उस व्यक्ति में कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर दे रहा हूं, फियर का एलिमेंट क्रिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा क्रिमिनल फोर्स तो यह बना और तुरंत असोल्ट बन गया कि हमले की संभावना बन गई है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 130 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इसमें जो क्रिमिनल फोर्स है वो कीवर्ड है, तो अब इसमें साइड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंजरी, ठीक है, फियर, ठीक है, और एनोएंस अब ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 130। तो आपने देखा कि कैसे चेन जुड़ती चली गई। सेक्शन 120 सेक्शन 128 में तो बता रखा था भाई फोर्स, ठीक है। अब फोर्स बता रखा था 128 में, अब 129 में बता रखा था क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स में बता रखा था कि भाई फोर्स जो यूज करता है और वो व्यक्ति उस फोर्स यूज करके इंजरी फियर या एनोयंस देना चाहता है, तो वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। अब 130 में बता रखा है असोल्ट, कि भाई एक व्यक्ति जेस्चर बनाता है, कुछ प्रिपरेशन करता है, ठीक है, कि एक दूसरे व्यक्ति को एप्रीहेंशन दे देगा, मतलब संभावना दे देगा कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का भी इस्तेमाल होने वाला, क्या इंजरी फियर या अनोयंस उसके ऊपर होने वाली है, तो वो क्या होगा, वो असोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सेक्शन 128, 129, 130 तीनों मिलते जुलते से सेक्शन है, ठीक है। मतलब सेक्शन 129 अगर सेक्शन 128 अगर फोर्स नहीं होता ना, तो कभी सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स बन ही नहीं पाता, और ना अगर क्रिमिनल फोर्स नहीं होता तो सेक्शन 130 असोल्ट कभी बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो हर एक असोल्ट में क्रिमिनल फोर्स होगा और हर एक क्रिमिनल फोर्स में फोर्स जरूर होगा, ठीक है। तो ये आप बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 130 जो कि इलस्ट्रेशन है उसकी। तो हम इसमें इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं। देखिए, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, तो ए अपनी फिस्ट को, अपने पंजे को, अपने मुक्के को हिला रहा है, ठीक है, एट जेड, और जेड बैठा है, जेड के सामने हिला रहा है। इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, और ए की क्या इंटेंशन है, ए जो अपनी फिस्ट हिला रहा है जेड के सामने, जेड उसके सामने बैठा है, ए की इंटेंशन है कि मैं जो अपनी फिस्ट हिला रहा हूं उससे उससे या उसको जानकारी है, क्या जानकारी, कि जो जेड ए के सामने बैठा है उसको संभावना क्रिएट हो जाए कि ए अभी उसके ऊपर, जेड के ऊपर एक मुक्का मारने वाला। तो अब देखिए, ए हैज कमिटेड एन असोल्ट, तो ए ने क्या कर दिया, ए ने असोल्ट घटित कर दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ ए बस मुक्का अपने 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 फिस्ट को, अपने जो ये फोरआर्म के आगे जो फिस्ट लगी रहती है, अपने मुक्के को बस क्या कर रहा है, हिला ही रहा है, और इंटेंशन पूर्वक हिला रहा है और नॉलेज पूर्वक हिला रहा है कि क्या, कि जेड यह सोचे, जेड के मन में यह संभावना आ जाए कि ए जो मुक्का हिला रहा है ना वो तेरे लिए हिला रहा है, और अभी की अभी तेरे मुंह पे एक मुक्का जड़ देगा। तो यहाँ मुक्का अभी जड़ा भी नहीं है ए ने जेड के मुंह पर, और तो ए ने क्या कर दिया, ए ने असोल्ट कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन ए। देखिए, इसमें इंटेंशन और नॉलेज मेंसरिया मेन है, ठीक है। इंटेंशन और नॉलेज जो मेंसरिया है ना वो असोल्ट में मेन है, ठीक है भाई। इंटेंशन मतलब मुक्का हिला रहा है, किस इरादे से हिला रहा है कि ये व्यक्ति डर ही जाए। नॉलेज, मुक्का हिला रहा है, फिस्ट हिला रहा है जानकारी पूर्वक कि ये व्यक्ति मेरे इस मुक्के को देख के डर भी जाएगा, डर भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारे थिन लाइन डिफरेंस है इंटेंशन और नॉलेज में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 131 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो अब
सजा मिलेगी किसके लिए, असोल्ट मतलब हमले की संभावना देने के लिए, या फिर क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, एक व्यक्ति को इंजरी, ठीक है, एक व्यक्ति को डराने के लिए, एक व्यक्ति को अनोय करने के लिए, तो उसकी सजा कटवाई जाएगी, ठीक है। पर ये जो असोल्ट है या फिर जो क्रिमिनल फोर्स है, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से नहीं मिला है, ये अलग ही है, ठीक है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की हमारी आएगी, वो आगे एक अपराध आएगा सेक्शन 136, इसमें जो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज होता है, तो ऑफेंडर को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली, तब वो असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स कर रहा है, तो वो सेक्शन 136 बता रखा है। लेकिन हम सेक्शन 131 में पनिशमेंट पढ़ते हैं कि सजा कटवाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, जो कि ऑफेंडर असोल्ट, ठीक है, हमला करने की संभावना उत्पन्न कर देता है एक विक्टिम में, या फिर एक व्यक्ति क्या क्रिमिनल फोर्स एक्चुअल में क्या करता है, इंटेंशन और नॉलेज पूर्वक क्या करता है, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर देता है और यूज प्रयोग कर देता है, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स का मतलब प्रयोग कर ही देता है। यूजेस उसमें सेक्शन 129 में यूजेस भी मेन वर्ड है कि भाई वहां अटेम्प्ट नहीं हो, यूज प्रयोग हुआ है, और प्रयोग करने से क्या हुआ है, ही विल कोज, कि उसने एक फोर्स क्रिएट किया, मतलब मतलब चलो बताऊंगा आगे इसकी, पहले हम सेक्शन 131 में पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, तो सजा कटवाई जाएगी, जेल की सजा कटवाई जाएगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने अगर असोल्ट कमिट किया उसके लिए, और एक व्यक्ति ने अगर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया तो उसके लिए। अब देखिए सेक्शन 131 की बॉडी, whoever assaults or uses criminal force, तो जो कोई भी, जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया, मतलब हमला करने की संभावना उत्पन्न की, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, या फिर आपराधिक जोर, आपराधिक धक्का, आपराधिक हुड़दंगबाजी, आपराधिक जोर इस्तेमाल किया किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अदरवाइज जो ऑफेंडर को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मिली, मतलब कोई भी उसको किलसाया नहीं गया है विक्टिम के द्वारा। आप देखिए गिवन बाय डेड पर्सन, और विक्टिम के द्वारा कोई भी उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऑफेंडर को नहीं दी गई थी। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को सिर्फ उसने असोल्ट या फिर आपराधिक गुस्सा दिखाने की कोशिश भी की ना, ठीक है, तो उसको कितना 3 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, और जुर्माना भी लग सकता है 1000 रुपए तक का, और बोथ, या फिर 3 महीने तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 131 की बॉडी। हम पढ़ेंगे सेक्शन 131 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं हम। देखिए grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offense under this section। तो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, ये मत समझ लीजिएगा कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आना, ठीक है, और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के मतलब को धारण करते हुए कि एक व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोक्ड है, ठीक है, वो पहले से किलसा हुआ है, या फिर जो विक्टिम है उसने उसको किलसाया है, मतलब बिरचाया है, तो वो उसको मतलब इस धारा के तहत फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, इस धारा के तहत उसको मतलब छोड़ दिया जाएगा, उस पर रहम बख्शा जाएगा, नहीं मिटिगेट नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए ए, इफ द प्रोवोकेशन इज sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for an offense, तो क्या कहा है कि ऑफेंडर ने खुद ही सोट किया, मतलब खुद ही मतलब बोला है कि विक्टिम को, पहले तो ऑफेंडर पहले तो विक्टिम को कुछ बोला, विक्टिम ने कुछ बोल दिया तो ऑफेंडर चिढ़ गया, तो ये क्या हुआ, खुद अब ऑफेंडर ने क्या किया है, खुद सोट किया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो अब वो बहाना नहीं ले सकता कि भाई इसने मेरे को बिरचाया था, इस विक्टिम ने, ये मेरे को किलसा रहा था, अब मैंने इसको 2-4 मतलब कुछ इशारेबाजी करके इसको डरा उड़ा दिया, तो मेरे पे ये धारा नहीं लगनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वॉलंटरली सोट है ना, स्वयं इच्छा से सोट किया ऑफेंडर ने, मतलब उसने पाई है क्या, पहले तो वो विक्टिम के साथ छेड़खानी कर रहा था, विक्टिम ने कुछ उल्टा बोल दिया, तो अब ऑफेंडर बिरच गया और ऑफेंडर ने ये सारी चीजें कर दी, और मतलब असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। बी, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग देन इन ओबीडियंस टू द लॉ, अगर की जो प्रोवोकेशन है, जो भड़काना, मतलब जो प्रोवोकेशन है, मतलब फ्रस्ट्रेशन करना है, वो एक ऑफेंडर को प्रोवोक किया गया है, और कानून के कुछ दायित्व में रहकर, मतलब एक व्यक्ति कानून के दायित्व में, मतलब कानून की ओबीडियंस में कुछ कार्य कर रहा है, और उसकी वजह से ऑफेंडर को प्रोवोकेशन मिली है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताऊंगा। अब देखिए, और बाय पब्लिक सर्वेंट, या फिर एक सरकारी कर्मचारी ने, जो कि कानून के दायित्व, मतलब कुछ भी सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में कार्य कर रहा है, उसकी वजह से एक ऑफेंडर को प्रोवोकेशन मिली है। अब देखिए, इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, और सरकारी कर्मचारी अपनी लॉफुल पावर्स में, जो उसकी कानूनी शक्ति है ना, उसकी एक्सरसाइज में मतलब एक कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से ऑफेंडर को प्रोवोकेशन मिल गई। तो मान के चलते हैं जो हमारा सेक्शन 131 का एक्सप्लेनेशन 1 का क्लोज भी है, उसका एग्जांपल देख के चलते हैं कि भाई एक सरकारी कर्मचारी था,
एक सरकारी कर्मचारी मान लीजिए डीएचबीबीएन जो बिजली दफ्तर होता है ना, उसमें सरकारी कर्मचारी बैठता है भाई, उसमें जब बिल भरने का टाइम होता है तो भाई आजकल भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो बिल बाय कैश ही भर के आते हैं, हम तो ऑनलाइन भर देते हैं। लेकिन मान के चलिए एक व्यक्ति था, ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति का पोता था, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पोते को भेजा कि जाओ ये पैसे ले जाओ और डीएचबीबीएन के ऑफिस में जाके बिल भरिए बिजली का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उस पोते को आधा घंटा होगा खड़े खड़े लाइन में। अब जो सरकारी कर्मचारी है भाई, वो बिल ही तो भर रहा है, वो अपने अपने दायित्व को, अपने अपने जो कानून ने उसको दायित्व दे रखे है उसको उसको पूरा तो कर रहा है। अब क्या किया, वो बोल रहा है उस सरकारी कर्मचारी को, अरे जल्दी कर लेना, क्या इतना बड़ा तू बिजी होगा, तो बिल्कुल आरबीआई बैंक का मैनेजर हो रहा है, बिल्कुल इतनी आराम आराम से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो मियर वर्ड्स हो गए, क्या अभी असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ, नहीं हुआ। लेकिन लेकिन क्या किया उस बुजुर्ग आदमी पोते ने, क्या किया, उस डीएचबीएन के अफसर को जो कि बिल का भर रहा था, मतलब बिल की पेमेंट रिसीव कर रहा था, उसको बोला अबे जल्दी भर ले ना, तेरे कंप्यूटर फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा। तो ये क्या किया, उसी वक्त उसने असोल्ट असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों एक साथ उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पोते ने यूज कर दिया उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर, ठीक है। तो क्या सरकारी कर्मचारी ने कोई प्रोवोकेशन दी थी? अब प्रोवोकेशन वो समझ रहा होगा कि भाई भीड़ में लगा रखा है, लाइन में लगा रखा है, तो प्रोवोक हो गया, नहीं भाई, भीड़ में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा अगर आपको काम करवाना है सरकारी से, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज बी का एग्जांपल, जो कि आई थॉट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें आप मार्क कर सकते हैं ओबीडियंस टू द लॉ और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ओबीडियंस टू द लॉ का मतलब आप समझ लीजिए कोई डिक्री वगैरह आई है कोर्ट की, और एक डिक्री वगैरह में एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री चली गई, ठीक है। तो डिफेंडेंट प्रोवोक हो गया, और फिर प्रोवोक हो गया, वो क्या कर रहा है, प्लेंटिफ को कोर्ट में ही उसको मुक्के उक्के दिखा रहा है, उसको ऐसे मतलब उसके ऊपर ऐसा मतलब वातावरण बना रखा है उसने कि जेस्चर प्रिपरेशन कर रहा है कि प्लेंटिव डर जाए, जो डिग्री होल्डर बना है ना प्लेंटिव, वो डर जाए और वो घर भाग जाए या फिर अपने केस को विड्रॉ कर ले। तो क्या किया उस डिफेंडेंट ने, जो कि जजमेंट डेटर बन चुका है, केस हार चुका है, उसने प्लेंटिव को डराया ना, डिग्री होल्डर को डराया ना, तो तभी की तभी उस डिफेंडेंट ने, जजमेंट डेटर ने असोल्ट भी और क्रिमिनल फोर्स भी साथ साथ इस्तेमाल कर दिया। तो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट साथ साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 1 का क्लोज बी। अब हम पढ़ेंगे क्लोज सी, देखिए, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर प्रोवोकेशन एक व्यक्ति को मिली है और उस व्यक्ति को एक व्यक्ति को प्रोवोकेशन, ऑफेंडर को प्रोवोकेशन क्यों मिली है, क्योंकि विक्टिम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर रहा था। कोई एक व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर रहा था एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो कि अग्रेसर असेलेंट है। अब एक व्यक्ति ने आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ऑफेंडर और चिढ़ गया और उसने फिर और मतलब क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो वो कोई भी उस पर क्या मत मान लीजिएगा कि इस प्रावधान से बच जाएगा, उसको 100% सजा कटवाई जाएगी, 3 महीने तक की, और 1000 जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 131 की एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1। अब हम पढ़ेंगे स्पष्टीकरण 2 एक्सप्लेनेशन 2, जो कि बताती है whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is the question of fact। अब जो एक विक्टिम ने ठीक है, जो एक विक्टिम ने या विक्टिम के किसी मतलब जानने वाले ने, कोई भी थर्ड पार्टी ने, विक्टिम या किसी थर्ड पार्टी ने एक ऑफेंडर को प्रोवोकेशन मतलब भड़काया है, तो ये भड़काना क्या इतना था कि अपराध होकर ही रहा। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि प्रोवोकेशन क्या ऐसी थी क्या, तो वो तथ्य का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो उस प्रोवोकेशन को भी कोर्ट एग्जामिन करेगा कि ये प्रोवोकेशन जिसकी वजह से ये ऑफेंडर भड़का था, ठीक है, फ्रस्ट्रेट और हुआ था ताकि इसने असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया, क्या ये प्रोवोकेशन इतनी थी कि अपराध रुक सकता था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा उस ट्रायल में, ठीक है। वो एक तथ्य का प्रश्न रहेगा और कोर्ट उसको सुलझाएगी, कोर्ट उसका सॉल्यूशन ढूंढेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 131 की एक्सप्लेनेशन 2। इसके तहत हमारा सेक्शन 131 भारतीय न्याय संहिता का पूरा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि पनिशमेंट बता रहा है, ठीक है। तो आप इसके पनिशमेंट को मार्क कर सकते हैं, 3 मंथ्स की पनिशमेंट मिलेगी और 1000 रुपए जुर्माना मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 132 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो एक व्यक्ति ने अब असोल्ट, ठीक है, मतलब हमला करने की संभावना या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, मतलब इस्तेमाल कर दिया किसके ऊपर, एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, और ताकि सरकारी कर्मचारी अपने जो उसके सरकारी दायित्व है उसको निभा ना पाए, तो वो सेक्शन 132 का ऑफेंस बनेगा, इसमें पनिशमेंट डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 132 के इंडेक्स में हम ओनली पब्लिक सर्वेंट, डिटर पब्लिक सर्वेंट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर यूज किया और उसकी क्या इंटेंशन है
कि सरकारी कर्मचारी को काम करने से इसके जो दायित्व है उसमें बाधा बना जाए। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 132 का ये अपराध बनेगा, बॉडी पढ़ते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant, तो जो कोई भी असोल्ट इस्तेमाल करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, ठीक है, और वो सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व के तहत काम कर रहा था, अब देखिए, और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, या एक व्यक्ति जो कि असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है कि इस सरकारी कर्मचारी को रोका जाए कि अपने दायित्व जो इसके ऑफिशियल दायित्व है, जो इसके सरकारी कामकाज उसको ना करवाया जाए। ठीक है, डिटर दैट पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, या फिर इस व्यक्ति को मतलब डरा कर रख दिया जाए कि ये सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी अपने दायित्व अच्छी तरह से ना निभा पाए। अब देखिए, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय सच पर्सन इन लॉफुल discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो अब कोई प्राइवेट व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी को के ऊपर असोल्ट मतलब हमला करने की संभावना बनाएगा, या फिर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करेगा जिसकी वजह से उस सरकारी कर्मचारी को चोट लगी है, उसके अंदर डर उत्पन्न हुआ है, फियर उत्पन्न हुआ है, वो उसकी बेइज्जती हुई, उसको अनोयंस फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा है, तो अब क्या होगा, उस प्राइवेट व्यक्ति को जो कि सरकारी कर्मचारी को ये काम करने में बाधा बन रहा था, ठीक है, ताकि सरकारी कर्मचारी कोई काम ना कर पाए, ठीक है, तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। अब तो यही डिफरेंस है, एक प्राइवेट व्यक्ति ने एक प्राइवेट व्यक्ति को ही रोका, ठीक है, उसको उसके ऊपर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, पर उसमें तो 3 महीने की जेल कटवाई जा रही थी, पर अब एक प्राइवेट व्यक्ति ने, एक नॉर्मल व्यक्ति ने एक सरकारी कर्मचारी को रोका कि वो अपने दायित्व जो उसके ऑफिशियल दायित्व उसको पूरा ना कर पाए, तो अब इसमें डिफरेंट सजा मिलेगी, 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। ठीक है, और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, और इसमें जुर्माना बता नहीं रखा तो जुर्माना अनलिमिटेड भी लग सकता है। ठीक है, और भी दोनों भी 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 132। तो हम इसमें सेक्शन 132 की बॉडी में मार्क कर लेते हैं, भैया क्या मार्क कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, प्रिवेंट को मार्क कर लेते हैं, और डिटर दैट पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस को मार्क कर लेते हैं, तो और असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 132 का भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 132। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 133 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो एक व्यक्ति की घनघोर बेइज्जती करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, हमला करने की संभावना बनाई, असोल्ट किया और क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया एक व्यक्ति की बेइज्जती करने के लिए। ठीक है, और इंटेंशन के साथ, मतलब एक व्यक्ति ने इरादा पालकर, एक व्यक्ति ने नंसरिया रखते हुए दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती की, और बेइज्जती कैसे की, डिसऑनर कैसे किया, घनघोर बेइज्जती कैसे की, असोल्ट इस्तेमाल करके, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके। ठीक है, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, और जिस व्यक्ति की बेइज्जती की जा रही है ना, उसने कोई प्रोवोकेशन नहीं दी थी ऑफेंडर को, तब भी उसकी बेइज्जती करी। अब देखिए सेक्शन 133 का ये अपराध बनेगा। अब देखिए बॉडी, whoever assaults or uses criminal force to any person, तो जो कोई भी, ठीक है, असोल्ट मतलब हमला करने की संभावना उत्पन्न कर देता है या फिर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर देता है एक व्यक्ति के ऊपर, इंटेंडिंग देयरबाय टू डिसऑनर दैट पर्सन, और इसकी इंटेंशन क्या है ऑफेंडर की, जो कि असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है कि एक व्यक्ति की बेइज्जती करना चाहता है वो ऑफेंडर। ठीक है, डिसऑनर मतलब एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो इंटेंशन पूर्वक, इरादा पालकर एक व्यक्ति को नीचा मतलब लो फील करवाना चाहता है। देखिए, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और जो व्यक्ति इंटेंशन पालकर एक दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती, उसको डिसऑनर करना चाहता है, उस विक्टिम ने उस ऑफेंडर को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दी, और ना ही तो ऑफेंडर को किसी और ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी थी। अब देखिए, गिवन बाय दैट पर्सन, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को डिसऑनर किया गया उस व्यक्ति ने उसको ऑफेंडर को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दी, मतलब विक्टिम का कोई रोल नहीं था कि जो ऑफेंडर अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोक भी है तो विक्टिम ने उसको कोई भी मतलब किलसाया और बिरचाया नहीं था, मतलब उसको उत्तेजित नहीं किया था, उसको भड़काया नहीं था कि तू मेरे साथ आकर मेरी बेइज्जती कर। ठीक है, आप देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years और with fine और with both। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को जो एक व्यक्ति की बेइज्जती करता है और इंटेंशन के साथ बेइज्जती करता है, ठीक है, और डिसऑनर करता है, और डिसऑनर करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, असोल्ट मतलब डर की संभावना उत्पन्न कर देता है, या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, और भी बहुत या दोनों भी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 133, जिसमें बता रखा था कि एक व्यक्ति जो कि ऑफेंडर है वो
असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है और इंटेंशन पूर्वक, इरादन पूर्वक, ठीक है, कि क्या, कि जो मैं ये असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे इससे इस व्यक्ति की, जिसको मैं कुछ शब्द बोलूंगा, ठीक है, इसकी, इससे, इन शब्दों से इस व्यक्ति की बेइज्जती होगी, जो मैं जेस्चर बनाऊंगा, ठीक है, जो मैं इशारे करूंगा, इससे इस व्यक्ति की बेइज्जती होगी। तो अब ऐसा किया ना इंटेंशन पूर्वक एक ऑफेंडर ने, तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 133। पर ये भी इसमें देखने की बात है कि जो अब ऑफेंडर बना है ना, उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी नहीं मिली थी, किससे, उस व्यक्ति से जो कि विक्टिम बना है। अब एक व्यक्ति जो कि ऑफेंडर है, जो कि असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाला है एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और दूसरे व्यक्ति की वो बेइज्जती करने वाला है, तो अब जो दूसरे व्यक्ति की जिसकी बेइज्जती होने वाली है ना, उसने उसको नहीं, ऑफेंडर को ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया था, नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन 133 का अपराध बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें डिसऑनर डेड पर्सन को भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय डेड पर्सन, अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी है ना उस व्यक्ति ने, किसने, विक्टिम ने, तो सेक्शन 133 मतलब उसमें 2 साल की सजा उसमें उस ऑफेंडर को नहीं करवा जा सकती, ठीक है। तो ये भी नोट करने की बात है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 133 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मैंने आपको फिर भी पढ़ाया। अब सेक्शन 134 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। तो अब एक व्यक्ति के ऊपर एक ऑफेंडर ने असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली, सॉरी, इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, और असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल एक ऑफेंडर ने एक दूसरे व्यक्ति पर किया, और वो दूसरा व्यक्ति जो विक्टिम है वो क्या कर रहा था, ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। तो एक विक्टिम के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति थी, ठीक है, तो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर, ठीक है, जो ऑफेंडर है वो उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको दूर ले जाना चाहता था, ठीक है। मतलब उसने प्रयास किया, दूर नहीं ले जा सका, बस प्रयास किया कि जो एक व्यक्ति के पास संपत्ति है ना, मैं असोल्ट, मैं डर की भावना इस व्यक्ति में उत्पन्न करूंगा, ठीक है, या मैं क्रिमिनल फोर्स इसको दिखाऊंगा, ठीक है, आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर इसको दिखाऊंगा, तो ये व्यक्ति अपने आप ही मेरे को प्रॉपर्टी दे देगा। तो अब वो बनेगा सेक्शन 134 का ऑफेंस। अब देखिए, बॉडी पढ़ रहा हूं मैं सेक्शन 134 की, देखिए, whoever assaults or uses criminal force to any person। अब जो कोई भी असोल्ट मतलब हमला करने की संभावना उत्पन्न कर देता है एक व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, या फिर उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर, आपराधिक धक्का इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति के ऊपर, और वो व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है, इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, विच दैट पर्सन इज देन वियरिंग और कैरिंग। तो एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और जो दूसरा व्यक्ति है ना, उसने अपनी मतलब उसने कुछ चीज या तो पहनी हुई है, वो वियर करा हुआ है, या फिर या तो उस व्यक्ति ने, जो विक्टिम है, उसने कुछ चीज, वो कुछ वस्तु कैरी कर रहा है। तो बस जो अब ऑफेंडर है वो उसने बस प्रयास करा कि मैं इस अटेम्प्ट से, उसने बस प्रयास करा कि मैं असोल्ट से क्रिमिनल फोर्स दिखाकर इस व्यक्ति के, इसने जो पहना हुआ वो चीज मतलब ले लूं, मतलब उसकी चोरी कर लूं, या फिर इस व्यक्ति ने जो अपने पास एक सब्सटेंस, एक वस्तु जो ये कैरी कर रहा है, जो इसके पास है, वो मेरे पास आ जाए। तो अब देखिए क्या होगा, shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर जिस व्यक्ति ने असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर और क्या किया, प्रयास किया ना कि चोरी कमिट कर लूं, कि एक व्यक्ति के पास कुछ सामान है जो उस व्यक्ति ने पहना हुआ है, या फिर वो व्यक्ति उसके पास वो कैरी कर रहा, मतलब उसके पास वो रखा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने बस असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल इसलिए किया कि ये व्यक्ति की जो संपत्ति है, ठीक है, ये मेरे पास आ जाए और ये व्यक्ति मेरे को दे दे। तो उसने असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का मतलब यूज किया, बस इस मानसिकता से कि इस व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो इसने पहनी हुई है या फिर कैरी कर रहा है, ये मेरे पास आ जाए, मतलब मैं इसको थेफ्ट, मतलब इसकी चोरी कर सकूं, ठीक है, मतलब इसको थेफ्ट कर सकूं। तो उसने क्या किया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, मतलब प्रयास कर दिया थेफ्ट करने का, ठीक है। तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। इसमें सेक्शन 134 में हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान के चलिए, अब मैं अपने इस ऑफिस में बैठा हूं, ठीक है। अब एक व्यक्ति आता है, मान के चलिए वो व्यक्ति मेरे ऑफिस में आता है। अब उसने हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ट्रेसपास या क्रिमिनल ट्रेसपास तो किया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं तो एक क्रिमिनल ट्रेसपास बनेगा, क्योंकि ये घर नहीं है, ये ऑफिस है। अब देखिए, तो उस व्यक्ति ने एक अपराध, जैसे ही वो व्यक्ति ऑफेंडर आया, उसने क्रिमिनल ट्रेसपास तो कर ही दिया, पर साथ में वो मेरे ऑफिस में एंट्री ली, और जो मेरा फोन है, आईफोन 14 प्लस से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस फोन को ले जाने की कोशिश करी, उसने प्रयास किया। और क्या ले जाने की कोशिश करी,
वो व्यक्ति जैसे मेरे गेट से एंटर हुआ, इस ऑफिस के गेट से, उसने उसके हाथ में एक बेसबॉल का डंडा था, तो उसने वहीं से मेरे तरफ डंडा ऐसे घुमाने की कोशिश करी, ऐसे दिखाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, मैं भाई पीछे डर के बैठ गया, और वो व्यक्ति मेरे मेरे फोन को ले जाने ही लग रहा था, मतलब उसने बस प्रयास किया था ले जाने के लिए। इतने इतनी देर में मैंने नीचे से सेल्फ डिफेंस में अपना अपना एक डंडा निकाल लिया, ठीक है, या अपना एक लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और उस व्यक्ति को ऐसे दिखा दिया, तो वो व्यक्ति तुरंत भाग गया। तो अब कौन सी धारा लगेगी उस ऑफेंडर के ऊपर? यही वाली लगेगी। उसमें उसको सेक्शन 134 के लिए चार्ज किया जाएगा और उसमें उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 134। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। बस प्रयास करता है, एक ऑफेंडर प्रयास करता है असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर कि चोरी मैं कर सकूं, उसकी जो उसका जो ऑफेंस है वो कंप्लीट नहीं हो, वो थेफ्ट कंप्लीट नहीं हो, कमीशन नहीं हो, ओनली प्रयास करता है। प्रयास सक्सेसफुल हो जाता है तो कमीशन बन जाता है, प्रयास सक्सेसफुल नहीं हो, ओनली अटेम्प्ट बनकर रह गया है। और अटेम्प्ट करने के लिए मतलब उसने उस वस्तु को लेने के लिए जो एक व्यक्ति ने, विक्टिम ने या तो पहनी हुई थी, वो या तो वियर कर रहा था या फिर कैरी कर रहा था, तो अब उस ऑफेंडर को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 134, जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, पर फिर भी हम इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और वियरिंग और कैरिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं, और 2 साल की पनिशमेंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 134 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि बताता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। तो असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इस्तेमाल करके क्या प्रयास करना चाहा कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से मतलब बंदी बना लिया जाए, ठीक है। तो एक ऑफेंडर दूसरे मतलब व्यक्ति के ऊपर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एक व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन मतलब किया जा सके। तो वो उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया नहीं गया है, बस वो प्रयास बनकर रह गया, अटेम्प्ट बनकर रह गया, और जो कि असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर हुआ था। अब देखिए ये सेक्शन 135 का अपराध बनेगा, तो हम इसमें पढ़ते सेक्शन 135 की बॉडी। whoever assaults or uses criminal force to any person, तो जो कोई भी असोल्ट या मतलब हमला करने की संभावना एक व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। अब हमला करने की संभावना में जेस्चर और प्रिपरेशन से दे देता है। अब देखिए, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखाता है, ठीक है, इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन। और क्या करता है असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखाकर एक ऑफेंडर विक्टिम के ऊपर उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अपनी गलत तरीके से उसको बंदी बनाना चाहता है, कन्फाइन करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए अटेम्प्ट किया उसने, अब देखिए अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया है एक व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए, ठीक है। shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, जो एक दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, ऑफेंडर एक व्यक्ति को कन्फाइन करना चाहता है रॉन्गफुली, ठीक है, असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके, तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा 5,000 रुपए तक का, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 135, ठीक है, की बॉडी जो मैंने आपको पढ़ाई। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान के चलते हैं क्या मान के चलते हैं कि एक वही क्लिनिक वाला हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं क्लिनिक में गया हूं, ठीक है। तो मैं उस क्लिनिक में बिल्कुल अकेला हूं और डॉक्टर साहब भी अकेले हैं, ठीक है, पर डॉक्टर साहब अभी बिजी है, फोन पे बात कर रहे हैं, वो आधा घंटा हो गया उनको। अब मैं दवाई लेने गया हूं, तो मैं क्या करता हूं, डॉक्टर साहब के कमरे में जोर से मतलब जाता हूं, ऐसे दरवाजा खोलकर बिल्कुल वाइड ओपन करके डॉक्टर साहब को बताता हूँ, डॉक्टर साहब फोन पे बात करनी होती है, क्यों क्लिनिक खोला हुआ है, अभी आपको डॉक्टर बना के रख दूंगा मैं ये बोलता हूँ। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब भाई डर गए बिल्कुल, वो अनोय हो गए, वो डर गए बिल्कुल, उनके अंदर डर की भावना आ गई कि भाई मेरा पेशेंट क्या बोल रहा है, मेरे को डरा रहे है। तो मैंने क्या किया, ये पकड़ तेरी पर्ची पुर्ची ओपीडी की स्लिप, मेरे को नहीं करवाना इलाज उलाज। और मैं डॉक्टर साहब को क्या करता हूँ, उनके कमरे के बाहर उनकी चाबी भी लगी होती है, उनके क्लिनिक के बाहर उनके क्लिनिक के शटर डाउन करके चला जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रयास कर दिया, क्या प्रयास कर दिया, उन डॉक्टर साहब को रॉन्गफुल कन्फाइन करने का, ठीक है। पर अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक का दरवाजा खोला और शटर को ऊपर किया, वो बाहर निकल गए। तो वो क्या हुआ, क्या उनकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुई? नहीं हुई। बस उनका क्या हुआ, बस उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ कि मैंने उनको रॉन्गफुल कन्फाइन करने का प्रयास किया, और ऐसा करने के लिए मैंने असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया। तो मेरे को अब 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लग सकता है 5,000 रुपए, ठीक है। ये फिर मेरे बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 135 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मैंने आपको पढ़ाया, ये आ सकता है, ठीक है।
तो हम इसमें सेक्शन 135 में मार्क कर लेंगे यही, असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स मार्क कर लेंगे, अटेम्प्टिंग रोंगफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन अंडरलाइन कर लेंगे और 1 ईयर अंडरलाइन कर लेंगे और 5,000 रुपए जुर्माना को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 135 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन जो कि आज का हमारा लास्ट प्रावधान है, सेक्शन 136 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब एक व्यक्ति ने जो ऑफेंडर बना है केस में, उस ऑफेंडर ने असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल तो किया है, पर वो बिल्कुल भड़का हुआ था, वो बिल्कुल किलसा हुआ था, मतलब वो प्रोवोक्ड था। ठीक है, वो पहले से मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड था, इसकी वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, तो वो सेक्शन 136 का अपराध बनेगा। उसमें थोड़ी पनिशमेंट कम मिलेगी। ठीक है, उसमें थोड़ी पनिशमेंट कम मिलेगी इस वाले सेक्शन में 136 में। तो हम सेक्शन 136 की बॉडी पढ़ते, देखिए, whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर असोल्ट मतलब डर उत्पन्न करने की संभावना पैदा की, या फिर उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और जो अब ऑफेंडर है जिसने मतलब असोल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश की, ठीक है, एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो जो ऑफेंडर है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो किलस गया, वो बिरस गया, वो बिल्कुल अपने शरीर से बिल्कुल मतलब वो अपने शरीर के काबू में, अपनी मानसिकता के काबू में नहीं है, वो व्यक्ति प्रोवोक्ड है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। और उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन, ऑफेंडर को फ्रस्ट्रेशन किसने दी है? जिस व्यक्ति के ऊपर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक विक्टिम ने ही पहले मतलब क्या इस्तेमाल किया, पहले कुछ ऑफेंडर को, मतलब जो एक विक्टिम है, ठीक है, जो कंप्लेंट एफआईआर कराएगा, उसने ही एक ऑफेंडर को पहले तो भड़काया, पहले तो उसको इतना मतलब उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोक कर दिया, उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब जब ऑफेंडर ने उसके ऊपर मतलब उसको उसके डर की भावना उत्पन्न की और मतलब असोल्ट किया, ठीक है, या फिर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, तो अब वो आ गए भाई रिपोर्ट करवाता घूम रहा है। पहले तो खुद उसने प्रोवोक किया ऑफेंडर को, विक्टिम ने, और फिर ऑफेंडर ने जब भैया असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स मतलब कर दिया, घटित कर दिया, तो अब वो विक्टिम जाकर थाने में रिपोर्टी करवा रहा है। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए, पनिशमेंट इसमें कम मिलेगी। अब देखिए, शैल बी पनिश विद सिंपल इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो बस उस ऑफेंडर को अब इस केस में 1 महीने तक की सजा कटवाई जाएगी। ठीक है, और विद फाइन व्हिच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, या फिर जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं 1000 रुपए तक का, और विद बोथ, या फिर दोनों भी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 136 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसमें बता रखा है कि भाई एक विक्टिम ने जो अब रिपोर्टी एफआईआर करवा रहा है, उसने क्या किया, उसने पहले खुद ही कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो ऑफेंडर है, जिसने असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है, वो प्रोवोक्ड हो गया। अब विक्टिम पहले तो फर्स्ट रॉन्ग डूअर है कि उसने भाई उस ऑफेंडर को किलसाया, उसको मजबूर कर दिया, उसको प्रोवोक कर दिया कि वो मेरे ऊपर मतलब वो उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया विक्टिम ने ऑफेंडर को, मेन बात ये है। अब ऑफेंडर ने फिर भाई विक्टिम के ऊपर मतलब असोल्ट मतलब डर, उसके ऊपर डर की संभावना उत्पन्न कर दिया, फिर क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, मतलब क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया, तो अब विक्टिम डर गया और विक्टिम जाके अब थाने में रिपोर्टी करवा रहा है, तो अब मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा उस ऑफेंडर के ऊपर, ठीक है, जो प्रोवोक्ड होकर जिसने असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। पर कोर्ट उसको 1 महीने तक की सजा दे पाएगा, या फिर 1000 रुपए जुर्माना भी लगा सकता है, छोड़ सकता है, या फिर दोनों भी, 1 महीने तक की जेल भी और फिर जुर्माना भी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 136 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे ओनली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, गिवन बाय डेड पर्सन को अंडरलाइन कर लेंगे, और इसमें पनिशमेंट अंडरलाइन कर लेंगे 1 मंथ। ठीक है, और फाइन भी 1000 रुपए। तो ये हमारा होता है खत्म सेक्शन 136 भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, तो आज इसी के तहत हमारी क्लास भी खत्म होती है। अब तो आज हम रैप अप कर रहे थे कि हमने आज कौन कौन से सेक्शंस पढ़े। आज हमने पढ़े सेक्शन 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136। ठीक है, आज हमने पूरे के पूरे 9 प्रावधान पढ़े हमारे, और हमने आज पूरा कर दिया अपना कौन सा, जो हमारे पार्ट था ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी का, जो हमारे पार्ट था ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट का, जो हमारा एक पार्ट था सेक्शन 128 टू सेक्शन 136 हमने कर दिया है। ठीक है, तो इसी के तहत हमारी वीडियो आज खत्म होती है, आज वाली भारतीय न्याय संहिता की। अब कल से हम भारतीय न्याय संहिता की जो क्लास लेंगे, उसमें हम कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर का। ठीक है, जबरदस्ती लेबर का काम करवाने का। तो हम कल से वो वाले प्रावधान पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 137 से लेकर, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं पेज फ्लिप कर लेता हूँ। हाँ, सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146 तक है। तो हम कल से इन टॉपिक्स को चालू करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 137 टू सेक्शन 137 टू सेक्शन 146 तक है। तो हमारे ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में ये वाले प्रावधान रह रहे हैं, तो कल हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे
ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट वाले टॉपिक से जो मैंने आज पढ़ाए हैं, आप मेरे को ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कोर्ट में बहुत देखा जाता है कि ये धाराएं एक अक्यूज पर बहुत लगती है, ठीक है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि इसमें एक्टस रियस क्या है, इसमें मेंस रिया क्या है, और क्या करने पर क्या क्या सजा मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।